हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला पर। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर। हम लोग कर रहे हैं सीपीसी हरियाणा एडीए के लिए। आई नो कि कंप्लीट होगी नहीं होगी, मुझे भी नहीं पता, बट जितना टाइम मिल रहा है मुझे, मैं उतनी वीडियोस बना के अपलोड कर रहा हूँ। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर नंबर 21। इससे पहले ऑर्डर 20A तक कोर्स तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सेशन पूरा आपका ऑर्डर 21 पे ही रहेगा, क्योंकि सबसे लेंथीएस्ट ऑर्डर है आपकी सीपीसी का। चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा एडीए एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसका आज पार्ट नंबर 16 होगा, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। रात को 8 बजे से लेकर 12 साढ़े 12 बजे तक ये क्लास रहेगी अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे। आप इस क्लास को जरूर अटेंड करें, काफ़ी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। साथ के साथ आप अनअकैडमी पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ करके, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप अनअकैडमी पे अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो, आज लास्ट डे है ऑफर का, 25% डिस्काउंट मिल रहा है। लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और हरियाणा एडी की टेस्ट सीरीज जो है ऑलरेडी लाइव हो चुकी है वहाँ पे। ऑर्डर नंबर 21, मैं सिर्फ वही रूल यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो मोस्ट रेलेवेंट है हरियाणा एडी में, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा मैं कोई भी यहाँ पे रूल डिस्कस नहीं करूँगा। दिस इज़ ओनली फॉर हरियाणा एडी प्री एग्ज़ाम, ठीक है। और कोई बच्चा इसको वीडियो को देखना चाहे देख सकता है, आपकी भी हेल्प हो जाएगी। बट मैं और किसी एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, सिर्फ हरियाणा एडी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चल रहे हैं। ऑर्डर 21 सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर 21 डील किससे करता है? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स एंड पेमेंट अंडर डिक्री। यहाँ पे जब आप रूल नंबर 1 की बात करेंगे, ठीक है, रूल नंबर 1 प्री के लिए कई बार इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। मोड्स ऑफ पेइंग मनी अंडर डिक्री। सीधी सी बात है, या तो आप डिपॉजिट करवा दीजिए कोर्ट में, या आउट ऑफ कोर्ट डिक्री होल्डर को पोस्टल मनी के द्वारा भेज दीजिए, या फिर अदरवाइज जैसा भी कोर्ट डायरेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग आप जो है पे कर दीजिए अमाउंट, ठीक है। रूल 1 इतना ही रेलिवेंट है, इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे। रूल 1 के बाद रूल 2 आपको नहीं पढ़ना है, रूल 2 आप स्किप कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। रूल 2 के बाद जो रूल आपको पढ़ना है, मैं डायरेक्टली उसी रूल के ऊपर आपको लेके जा रहा हूँ। जल्दी से अपने बेरट में रूल नंबर 10 निकाल लीजिए। बाकी सारे रूल्स हरियाणा एडी के लिए स्किप किए जा सकते हैं। रूल 10, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में क्वेश्चन यहाँ से आता है। एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, देखो बड़ा सिंपल सा है। जहाँ पे भी जो होल्डर है डिक्री का, एग्जीक्यूट करवाना चाहता है डिक्री को, ठीक है, वो अप्लाई करेगा कोर्ट में। किस कोर्ट में अप्लाई किया जाएगा? कोर्ट विच पास द डिक्री। आपको ये याद रखना है हमेशा। आप एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन कहाँ फाइल करेंगे? जिस कोर्ट ने डिक्री पास की उसी कोर्ट में, या फिर किसी ऑफिसर के पास जिसको अपॉइंट किया गया है फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। या फिर अगर डिक्री सेंड की गई है किसी और कोर्ट को, जैसे आपने सेक्शन 39 पढ़ा था, ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री फॉर द एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट। तो अगर आपने डिक्री ट्रांसफ़र कर दी किसी और कोर्ट में, तो उस कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगाएंगे फॉर एग्जीक्यूशन, या फिर प्रॉपर ऑफिसर जो भी अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूशन के लिए। तो रूल 10 जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन उस कोर्ट में जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है, या उस कोर्ट में जिस कोर्ट में आपने डिक्री को ट्रांसफ़र कर दिया एग्जीक्यूशन करवाने के लिए, ठीक है। नो रूल 11, देखो यहाँ पे मैं आपको बेसिक्स बता पा रहा हूँ, इन डिटेल नहीं बता पाऊँगा, आपको भी पता है टाइम की शॉर्टेज है। देखो दो कंसेप्ट होते हैं एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन, एक तो ओरल एप्लीकेशन होती है, एक रिटर्न एप्लीकेशन होती है। हमेशा याद रखिएगा, ओरल एप्लीकेशन वहाँ लगती है जहाँ आपकी डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी है। अगर पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड अगर आपकी डिक्री है तो आप ओरल एप्लीकेशन लगा सकते हो। डिक्री होल्डर ओरली कोर्ट में बता सकता है कोर्ट को, ठीक है, कब? जब डिक्री पास की जा रही है उसी टाइम पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जहाँ डिक्री जो पेमेंट ऑफ मनी के लिए और जहाँ आप ओरल एप्लीकेशन लगा रहे हो, वहाँ पे कोर्ट जो है ऑर्डर पास करती है इमीडिएट एग्जीक्यूशन का, कि तुरंत प्रभाव से एग्जीक्यूशन करवाई जाए, और साथ के साथ में अरेस्ट किया जाए किसको? जजमेंट डेटर को अरेस्ट कर लिया जाए, इन ए केस ऑफ वेयर डिक्री इज़ फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। लेकिन इसके अलावा जितनी भी डिक्रीज़ हैं, वहाँ पे आपको हर एक एप्लीकेशन जो आप लगाएंगे एग्जीक्यूशन के लिए, वो रिटर्न एप्लीकेशन हो चाहिए। ये सब रूल 2 कहता है 11 का। देखिए, एवरी एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री अदर दैन दिस डिक्री, इस डिक्री को छोड़ के बाकी जितनी भी डिक्री की एग्जीक्यूशन की आप एप्लीकेशन लगाएंगे, डेट शैल बी इन राइटिंग, राइटिंग में होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए, एंड वेरीफाइड बाय द एप्लीकांट, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा यहाँ से कोई और जनरल क्वेश्चन नहीं बनता। क्या पर्टिकुलर्स होंगे वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपको डायरेक्टली जो रूल पढ़ना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 की हेडिंग आप याद रखिएगा, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन बाय जॉइंट डिक्री होल्डर। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आपका यहाँ पे प्रोविज़न बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहाँ पे डिक्री पास की गई है एक से ज़्यादा लोगों के फेवर में, तो उनमें से कोई भी एक व्यक्ति जो है एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये एक जनरल कंसेप्ट है रूल 15 का। रूल 15 के बाद आपको जो पढ़ना है वो है रूल नंबर 18।
रूल नंबर 18 भी डायरेक्ट प्रोविज़न बेस्ड पूछा जाता है, अगेन प्री के लिए। एग्जीक्यूशन इन केस ऑफ क्रॉस डिक्रीज बड़ा सिंपल सा है, जहाँ पे एप्लीकेशन लगाई जा रही है, एक से ज़्यादा देखो एप्लीकेशंस, एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगाई जा रही है, एंड मेड टू ए कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ क्रॉस डिक्रीज इन सेपरेट सूट। दो सूट्स हैं, दोनों में अलग अलग डिक्री आई है, दोनों के एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन लगाई जा रही है, तो उसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूशन केस ऑफ क्रॉस डिक्रीज, ठीक है। फॉर पेमेंट ऑफ टू सम, ठीक है, मनी से रिलेटेड है, इधर भी पैसे की डिक्री आई, इधर भी, दोनों की क्रॉस डिक्रीज करवाई जा रही है। अगर इक्वल पैसा है, ये लिखा हो ना, इफ़ टू समस आर इक्वल, तो सेटिस्फेक्शन एंटर की जाएगी। अगर सम इक्वल नहीं है तो कोर्ट देखिए किस में ज़्यादा है, किस डिग्री में कम है, उस हिसाब से कर दिया जाएगा। जनरली यहाँ से क्वेश्चन जो आता है रूल बेस्ड आता है आपका, और कुछ इलस्ट्रेशंस हैं इसके जो इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चारों इलस्ट्रेशंस आप खुद पढ़ लेना, यहाँ से कई बार डायरेक्ट इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो रूल 18 के इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखिएगा एक बारी। नाउ इसके बाद जो है वो है रूल नंबर 21, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन। साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन जो अलाउड है, लेकिन कोर्ट की मर्जी है, ठीक है, कोर्ट चाहे तो करवा सकती है, लेकिन जनरली क्या होता है कोर्ट करवा भी देती है, नहीं भी करवाती है, द कोर्ट में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्यूज़ कर देगी एग्जीक्यूशन एट द सेम टाइम अगेंस्ट द पर्सन एंड प्रॉपर्टी, क्योंकि एग्जीक्यूशन पर्सन के अगेंस्ट होगी या उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होगी, या तो आप पर्सन को अरेस्ट करेंगे या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे। तो साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन भी हो सकती है, डायरेक्ट प्रोविज़न बेस्ड आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद जो रेलेवेंट रूल आपको पढ़ना है, ठीक है, वो पढ़ना है आपको रूल नंबर 26, डायरेक्टली रूल नंबर 26 आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्री के लिए व्हेन कोर्ट में स्टे एग्जीक्यूशन, अगर एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन जहाँ रूल 10 में आपने लगाई है, तो जहाँ पे भी कोर्ट को लगता होगा कि डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए सेंड किया और अपॉन सफिशिएंट कोज, अगर कोर्ट को लगता होगा कि कोई सफिशिएंट कोज है, स्टे कर देनी चाहिए एग्जीक्यूशन फॉर ए रीजनल टाइम के लिए, रोक देना चाहिए, और जजमेंट डेटर को हमें टाइम देना चाहिए, ठीक है, कि वो जो डिक्री पास की गई है उसके अगेंस्ट उसकी वो कंप्लाइंस कर दे, या जो भी आगे फर्दर चीज़ें हैं वो करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। तो अगेन यहाँ से भी जनरली जो है रूल बेस्ड क्वेश्चन ही आता है कि कौन सा रूल है ऑर्डर 21 के अंदर जहाँ पे कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट जो है एग्जीक्यूशन के ऊपर स्टे लगा सकती है। तो रूल 26 आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कोई और जहाँ से ज़्यादा इन डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट, इसके बाद डायरेक्टली आना, ये जो है मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं एग्जाम में। अब जैसे रूल नंबर 30, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे डिक्री आ रही है फॉर पेमेंट ऑफ मनी की, ठीक है, उस डिक्री की एग्जीक्यूशन कैसे करवाई जाएगी, क्या क्या मोड होंगे। देखो मोड आपने पढ़ा है, या तो आप अरेस्ट करेंगे, ठीक है, जजमेंट डेटर को, या उसकी प्रॉपर्टी को आप अटैच करेंगे, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को आप सेल आउट करवा देंगे। ये कुछ मोड्स हैं, मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन हमने पहले भी पढ़े हैं। तो यहाँ पे कहता है जहाँ पे भी डिक्री आ रही फॉर पेमेंट ऑफ मनी, ठीक है, उस केस में वो डिक्री जो है एग्जीक्यूट करवाई जाएगी बाय डिटेंशन इन सिविल प्रिजन। याद रखिएगा, डिटेंशन इन सिविल प्रिजन ऑफ जजमेंट डेटर, पहला मोड ये है। दूसरा, उसकी प्रॉपर्टी अटैच करना प्लस उसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करना। और लास्ट कहता है बाय बोथ, मतलब डिटेन भी कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच एंड सेल, और कर सकते हो साथ के साथ में। तो ये मोड आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये प्री का क्वेश्चन बनता है, अगर डिक्री है फॉर पेमेंट ऑफ मनी तो उसकी एग्जीक्यूशन के लिए कौन सा मोड यूज़ किया जाएगा, उसको आप डिटेन कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, सेल करवाया जा सकता है, ठीक है। तो रूल 30 जो है इंपॉर्टेंट है। रूल 31 अगेन प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिक्री आ रही है फॉर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो उसकी एग्जीक्यूशन का मोड क्या होगा। देखिए बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, जहाँ पे भी डिक्री आ रही है आपकी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या शेयर के रिगार्डिंग, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा सीज करके, उस प्रॉपर्टी को सीज कर लीजिए अगर प्रैक्टिकेबल है, ठीक है, प्रॉपर्टी को या उस शेयर को, ठीक है, उसको सीज करके डिलीवर करा दो उस व्यक्ति को जो उसके लिए एंटाइटल्ड है, ठीक है। या फिर पहला मोड है सीजर एंड डिलीवरी, दूसरा मोड है डिटेंशन इन सिविल प्रिजन ऑफ द जजमेंट डेटर को डिटेन कर लो, और तीसरा मोड है अटैच कर लो प्रॉपर्टी को। देखो यहाँ पे सेल नहीं है, यहाँ पे अटैच कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर बोथ, कि डिटेन भी कर लो और अटैच भी कर लो। अब यहाँ पे क्या होता है, जहाँ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की डिक्री होती है, अटैच कर ली आपने प्रॉपर्टी, ठीक है, अटैच करने के बाद यू हैव टू वेट फॉर 3 मंथ्स। प्रॉपर्टी अटैच कर ली, ठीक है, 3 महीने तक अटैचमेंट में रही। अगर 3 महीने के अंदर डिक्री जजमेंट डेटर जो है कंप्लाई विद कर लेता है तो है ठीक, वेल एंड गुड। नहीं करता तो डिक्री होल्डर जो है कोर्ट में अप्लाई करेगा, दोबारा से एप्लीकेशन लगाएगा और बोलेगा कि सर ये जो प्रॉपर्टी आपने अटैच की, इस प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करवा दिया जाए, और उस प्रॉपर्टी को बिकवाने के बाद जो भी पैसा आएगा उसको एज ए अवार्ड
डिक्री होल्डर को दे दिया जाए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे है, आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जहाँ डिक्री आ रही है स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की, वहाँ पे अटैचमेंट होती है, सेल नहीं होती। सेल के लिए डिक्री होल्डर को अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए सब रूल 3 कहता है जहाँ डिक्री होल्डर कंप्लाई विद कर देगा तो उसकी जो अटैचमेंट थी प्रॉपर्टी उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, 2 केसेस में रिलीज़ किया जाता है, या तो आप कंप्लाई विद कर लीजिए, ठीक है, तो रिलीज़ कर देंगे, या फिर जहाँ डिक्री होल्डर खुद अप्लाई नहीं कर रहा है तो उस केस में भी प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, डिक्री होल्डर ही अप्लाई नहीं कर रहा है, 3 महीने हो गए अप्लाई नहीं किया, रिलीज़ कर दो। सेम रूल नंबर 32 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। कह रहे डिक्री आ रही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट या इंजंक्शंस के रिगार्डिंग। ठीक है, अब कोई डिक्री आई है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, इंजंक्शन को परफॉर्म करने के रिगार्डिंग, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, तो उस केस में उस डिक्री की एग्जीक्यूशन किस प्रकार से करवाई जाएगी। देखिए बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, जहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट की आ रही है डिक्री, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, या कोई इंजंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे आपको वक्त दिया गया है कि आप उस डिक्री की एग्जीक्यूशन कर लीजिए, बट आप एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हो तो उस डिक्री को इन्फोर्स करवाया जा सकता है। पहली बात, जहाँ डिक्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की है तो प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। ठीक है, उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी। दूसरा, जहाँ डिक्री स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या इंजंक्शन की है, तो डिटेन किया जाएगा और प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, या दोनों चीज़ें साथ में की जा सकती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो रेस्टिट्यूशन वाला ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही मोड दिया हुआ है कि आप प्रॉपर्टी अटैच कर लीजिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री है, इंजंक्शन है, तो उस केस में आप सिविल प्रिजन में भी डाल सकते हो, डिटेन कर सकते हो, साथ के साथ में आप प्रॉपर्टी अटैच भी कर सकते हो। अगेन यहाँ पे प्रॉपर्टी अटैच हो रही है, सेल नहीं हो रही, जो आपने ऊपर वाले रूल में पढ़ा था सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। अब सब रूल 2 कहता है कि जहाँ पे जो डिक्री है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की थी, इंजंक्शन की थी, ठीक है, कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट पास की गई है। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा कॉर्पोरेशन वाला, तो ये कह रहा है इसमें आप डिटेन कर सकते हो, किसको, डायरेक्टर्स को डिटेन कर सकते हो, या प्रिंसिपल ऑफिसर जो है उनको आप डिटेन कर सकते हो, और प्रॉपर्टी को अटैच एंड डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, ये कॉर्पोरेशन का वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा था। सब रूल 3 से क्वेश्चन आता है, अटैच कर ली थी प्रॉपर्टी, उसको सेल आउट करवाया जा सकता है, बिल्कुल। जैसे लास्ट रूल में 3 मंथ्स का टाइम पीरियड था, यहाँ पे 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है। 6 महीने तक अगर अटैचमेंट रिमेन इन फोर्स रहती है, 6 मंथ्स तक जजमेंट डेटर अगर उस डिक्री की एग्जीक्यूशन नहीं करवाता है, तो उसके बाद 6 मंथ्स होने के बाद डिक्री होल्डर अप्लाई कर सकता है अगेन कोर्ट में। जो ऊपर हमने पढ़ा सेम कंसेप्ट है कि इस प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करवाया जाए और प्रॉपर्टी से जो भी पैसा आएगा वो यहाँ पे मुझे एज ए अवार्ड दिया जाए इन कंटेक्स्ट विद दैट पर्टिकुलर डिक्री। ठीक है, अब अगर जजमेंट डेटर अगर 6 मंथ्स के अंदर अंदर सारी चीज़ें कर देता है, कंप्लाई विद कर देता है, डिग्री की एग्जीक्यूशन वगैरह करवा देता है, तो उसकी अटैचमेंट जो है, अटैचमेंट शेल सीज, अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। ठीक है, 3rd 5th ये कहता है कि जहाँ पे अप्लाई नहीं किया, किसने अप्लाई नहीं किया, कहते हैं कि जो डिग्री होल्डर है उसने अप्लाई नहीं किया, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी सेल आउट करवाने के लिए, तो फिर वहाँ पे भी जो है आपकी अटैचमेंट जो है अपने आप सीज हो जाएगी। तो ये रेलेवेंट है 32 में, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नाउ रूल 33 रूल 32 के साथ ही कनेक्टेड है। ये कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग डिक्रीज फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। बड़ा सिंपल सा है, जो भी आपने 32 में पढ़ा, ठीक है, जब भी कोर्ट डिक्री पास करेगी उस टाइम पे अगेंस्ट हस्बैंड, सिर्फ हस्बैंड के अगेंस्ट की बात हो रही है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, या उस टाइम के बाद ऑर्डर कर सकती है उस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जाए उस मैनर में जो आपने प्रोवाइड इन दिस रूल। अब ये देखो यहाँ पे मैनर इन्होंने प्रोवाइड किया, क्या क्या है कि अगर हस्बैंड मान लेता है तो ठीक है, कंप्लाई विद नहीं करता है और एक टाइम पीरियड दिया उसमें कंप्लाई विद नहीं करता है, तो जजमेंट डेटर जो है शैल मेक ए डिक्री होल्डर सच पीरियडिकल पेमेंट्स, पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी कोर्ट डिसाइड करेगी वो पैसा आप उसको पे करते रहेंगे। तो इन्होंने एक और एक्स्ट्रा मोड यहाँ पे बता दिया कि पेमेंट भी आपको करनी पड़ सकती है। ठीक है, रूल 33 के बाद आपको डायरेक्टली पढ़ना है रूल नंबर 35, डिक्री फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आती है, देखो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी का पड़ा वही है। यहाँ पे भी अगेन आप जो डिलीवरी करवा देंगे, डिक्री इन डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो क्या करेंगे, पोजेशन जो है उसको आप डिलीवर करवा देंगे उस पार्टी को जो एंटाइटल्ड है, ठीक है, या जिसको अपॉइंट किया गया, और रिमूव कर देंगे उस पर्सन को जो उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंसेप्ट है जनरली, इसके अलावा यहाँ पे कोई और कंसेप्ट नहीं है। तो रूल 35 हेडिंग बेस्ड आप पढ़ लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है मोस्ट रेलेवेंट रूल नंबर 39 पे आइए डायरेक्टली। रूल नंबर 39 ये आपको याद रखना है, प्री में कई बार याद आता है, सब्सिस्टेंस अलाउंस। ठीक है, ये डिग्री होल्डर पे करता है सब्सिस्टेंस अलाउंस कोर्ट के अंदर। ठीक है, जजमेंट डेटर को अगर अरेस्ट करवाना है इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री,
तो डिक्री होल्डर जो है उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। सब्सिस्टेंस मतलब उसका गुजारा हो सके जजमेंट डेटर का जो जेल के अंदर है, ठीक है। बस ये प्री के लिए हेडिंग याद रखनी है, ठीक है, और कुछ यहाँ से है नहीं रेलेवेंट इतना। नाउ बहुत लेंदी ऑर्डर है ये, काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें। रूल नंबर 41 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। हेडिंग पढ़ लेना आप लोग। एग्जामिनेशन ऑफ जजमेंट डेटर एज टू हिज प्रॉपर्टीज़, जो भी जजमेंट डेटर उसको एग्जामिन किया जाएगा कि भाई ये प्रॉपर्टी आपकी है नहीं है किसकी है, ठीक है, ऑरली एग्जामिन कर सकते हो। हेडिंग बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन यहाँ नहीं बनता है ज़्यादा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो आएगा रूल नंबर 46A। डायरेक्टली 46A पे आ जाइए। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स को यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सारे रूल्स तो कवर अप करना पॉसिबल नहीं है इतने शॉर्ट टाइम में। नोटिस टू गार्निशी, गार्निशी होता है जजमेंट डेटर्स डेटर, ठीक है। बस ये याद रखना, गार्निशी कौन होता है, जजमेंट डेटर्स डेटर्स होता है। प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है, ऑर्डर 21 रूल 46A में, ठीक है। बस यही आपको याद रखना है, इसके अलावा यहाँ से कोई रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं बनता आपका। एक इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रूल नंबर 50। रूल नंबर 50 पे आइए। हेडिंग याद रखनी है रूल नंबर 50, एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री अगेंस्ट फर्म, एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री अगेंस्ट फर्म। रूल 50 एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री अगेंस्ट फर्म। हेडिंग याद रखनी, कई बार एग्जाम में आया हुआ है यहाँ से। ऑर्डर 21 रूल नंबर 50 में दिया हुआ है एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री अगेंस्ट फर्म। सेम इसके बाद रूल 50 के बाद 53 आपको पढ़ना है, अटैचमेंट फॉर ऑफ डिक्रीज। अगेन हेडिंग पढ़नी है और कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ हेडिंग याद रख लीजिएगा। अगर याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहती तो फिर भाई क्या कर सकते हैं, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ डिक्रीज, डिक्री को अटैच किया जा सकता है, ये बहुत रेलेवेंट प्रोविज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। 54 अगेन हेडिंग अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके अंदर का कुछ भी मत पढ़ना, क्वेश्चन नहीं आता अंदर से। डायरेक्टली इसके बाद रूल नंबर 58 पे आ जाइए। रूल नंबर 58 वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है प्री के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी एडजुडिकेशंस होंगे रिगार्डिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी अटैच कर ली आपने एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग कोई क्लेम एंड ऑब्जेक्शन रेज करना चाह रहा है तो जो रूल नंबर 58 है इसके अंदर सारा का सारा जो है उसको डिस्कस किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, देखो सब रूल 2 से पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चंस हैं रिलेटिंग टू द राइट टाइटल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी जो अटैच की गई है, ठीक है, और वो पार्टीज़ के बीच में अराइज हो रहे हैं या रिप्रेजेंटेटिव के बीच में अराइज हो रहे हैं, तो वो जो है इस रूल के अंदर ही डिसाइड किए जाएंगे, नॉट बाय ए सेपरेट सूट। सेपरेट सूट लाई नहीं करेगा, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं इंक्लूडिंग द क्वेश्चन रिलेटिंग टू राइट टाइटल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी अटैच, दे आर डिसाइडेड बाय रूल नंबर 58 नॉट बाय द सेपरेट सूट। सेपरेट सूट नहीं आएगा, एप्लीकेशन आप लगाएंगे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन की, वहाँ से डिसाइड होगा, ठीक है। सेपरेट सूट नहीं आएगा, बस ये याद रखना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आप क्लेम एंड ऑब्जेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, तो सब रूल 5 आपको कहता है कि आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो। मे इंस्टीट्यूट ए सूट टू स्टैब्लिश द राइट विच ही क्लेम। आप सूट इंस्टीट्यूट कर लीजिए, रेगुलर सूट इंस्टीट्यूट कर लीजिए, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट के बाद सेल होगी, ठीक है। कहाँ चले गए, 59 हेडिंग पढ़ लेना प्री के लिए, स्टे ऑफ सेल कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ हेडिंग पढ़नी है। इसके बाद जो है वो है रूल नंबर 65, सेल कौन कंडक्ट करेगा। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा कि एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन कहाँ लगाई जाएगी, ऐसे ही कंसेप्ट है सेल कौन कंडक्ट करेगा। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, जितनी भी सेल कंडक्ट की जाएगी इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जिसको अपॉइंट किया जाएगा कोर्ट वो करेगी, ठीक है। एंड शैल बी हमेशा पब्लिक ऑक्शन के द्वारा ही की जाएंगी, ठीक है। रूल 66 कहता है कि पब्लिक ऑक्शन कैसे होगी, उसकी प्रोक्लेमेशन कैसे की जाएगी। रूल 66 आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद आपको जो पढ़ना है डायरेक्टली आप रूल नंबर 72 पे आइएगा। 72 रूल नंबर 72 डिक्री होल्डर नॉट टू बिड। प्री के लिए हेडिंग बेस्ड, डिक्री होल्डर जो होगा बिडिंग नहीं करेगा। जब भी पब्लिक ऑक्शन के थ्रू प्रॉपर्टी को बिकवाया जाएगा आप बिडिंग नहीं करेंगे एज ए डिक्री होल्डर। इसके बाद 73 आपको पढ़ना है हेडिंग बेस्ड, ठीक है। 73 जो आपके ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो बिडिंग वगैरह करवा रहे हैं, ठीक है, पब्लिक ऑक्शन करवा रहे हैं, उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस है कि वो वहाँ पे बिडिंग वगैरह नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आपको डायरेक्टली आना है रूल नंबर 82 पे। रूल नंबर 82
एक ऑर्डर 21 करने में बहुत टाइम लग गया, इतने में पता नहीं कितने ऑर्डर आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। व्हाट कोर्ट में ऑर्डर सेल, कौन सी कोर्ट है जो ऑर्डर सेल कर सकती है? हमेशा याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज कोर्ट छोड़ के बाकी सारी कोर्ट्स जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल करवा सकती है इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। ठीक है, याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज के पास पावर नहीं है, वो एम्पावर्ड नहीं है कि वो सेल के ऑर्डर करवा सके, इसके अलावा सारी कोर्ट्स करवा सकती हैं। ठीक है, एक ये है। और भैया इसके बाद जो है वो है रूल नंबर 84। डिपॉजिट बाय परचेजर एंड रीसेल ऑन डिफॉल्ट। देखो सीधी सी बात है, जब सेल होगी पब्लिक ऑक्शन के द्वारा, कोई बिडिंग करेगा, आईपीएल की आपने देखी होगी बिडिंग होती है, तो कोई परचेज कर लेगा, परचेज करने के बाद आपको पैसा जमा करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि जब भी सेल होगी मूल प्रॉपर्टी की, जो पर्सन डिक्लेयर किया जाएगा परचेजर, उसको 25%, ठीक है, जो एक परचेज मनी होगी उसका वहीं पे जमा करवाना पड़ेगा। 25% इमीडिएटली आपको जमा करवाना पड़ेगा। अगर आप नहीं करवाते हो तो आपकी जो परचेज है उसको सेट ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर दोबारा से रीसोल्ड करवाई जाएगी प्रॉपर्टी। ठीक है, 84 में 25%। 85 कहता है कि फुल पेमेंट कब की जाएगी? ठीक है, विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर, अगले 15 दिन के अंदर, सेल होने के अगले 15 दिन के अंदर आप पूरी पेमेंट कोर्ट में जमा करवा देंगे। 86 कहता है अगर नहीं करवाई तो दोबारा से प्रॉपर्टी को रीसोल्ड करवाया जाएगा। ठीक है, तो 84 और 85 दोनों याद रखने आपको। 87 कहता है नोटिफिकेशन ऑफ रीसेल छोड़ सकते हैं हम। ठीक है, अब डायरेक्टली आपको आना है 89 के ऊपर। प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई व्यक्ति सेल को सेटिसाइड करवाना चाहता है तो 89 के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि आप सेल को सेटिसाइड करवा सकते हो। हेडिंग बेस्ड यहाँ से पढ़ लेना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रूल नंबर 90। ये कहता है सेल को, देखो दो प्रकार से, एक 89 में भी ग्राउंड्स दिए हुए हैं और 90 में भी दिए हुए हैं। आप सेटिसाइड करवा सकते हो सेल को किस ग्राउंड के ऊपर? इरेगुलरिटी और फ्रॉड के ग्राउंड के ऊपर। इरेगुलरिटी और फ्रॉड के ग्राउंड पे आए तो रूल नंबर 90, जनरली पूछा जाए ऑन सेल ऑन डिपॉजिट तो रूल नंबर 89। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक ये भी है 91, यहाँ पे भी ग्राउंड दिया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन बाय परचेजर 89, 90, 91 तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 92 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए, सेल जो है कब एब्सोल्यूट हो जाएगी और बी सेटिसाइड। यहाँ पे पूरा का पूरा एक कंसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि सेल कब एब्सोल्यूट हो जाएगी, जब आप 89 में एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे, 90 में नहीं लगाएंगे, 91 में नहीं लगाएंगे। अगर एप्लीकेशन लगा दी है, क्योंकि 89, 90, 91 तो सेटिसाइड करवाने के लिए थे, एप्लीकेशन लगा दी, एप्लीकेशन डिसअलाउड होगी है तो कोर्ट जो है एक ऑर्डर पास करेगी, सेल को कंफर्म कर देगी और सेल जो आपकी एब्सोल्यूट मान ली जाएगी। प्रोवाइडेड दिया हुआ है, प्रोवाइडेड इतना रेलेवेंट नहीं है यहाँ पे, आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, उस टाइम पीरियड को याद रखना है। ये टाइम पीरियड है आपका, यस, इस प्रोवाइडेड में ये आपको 60 डेज़ का और 30 डेज़ का टाइम पीरियड आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, डिपॉजिट करवाने का, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और यहाँ से कोई रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रूल नंबर 94 से आता है, सर्टिफिकेट टू परचेजर। प्री के लिए हेडिंग पढ़ लेना, सर्टिफिकेट टू परचेजर का है 94 में। इसके बाद सबसे फेवरेट रूल है 97। ठीक है, आपने सेक्शन भी पढ़ा होगा, मुझे कमेंट करके बताना कौन से सेक्शन में पढ़ा था आपने, रिस्ट्रिक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन टू पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हेडिंग बेस्ड आता है, जहाँ डिक्री होल्डर है जिसको पोजेशन मिलना चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का, या परचेजर है जिसको प्रॉपर्टी परचेज की है एग्जीक्यूशन के अंदर। ठीक है, वो एप्लीकेशन फाइल करेगा कोर्ट के अंदर कंप्लेनिंग सच रेसिस्टेंट और ऑब्स्ट्रक्शन, और कोर्ट जो है प्रोसीड करेगी उसको एडजुडिकेट करने की, जो भी रेलिवेंट प्रोविजन होंगे उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब 97 में एप्लीकेशन लगा दी आपने। ठीक है, अब ये देखिए 98 में बड़ा अच्छा कंसेप्ट, ऑर्डर आफ्टर एडजुडिकेशन। अगर जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 101 में आप जो डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, किसका राइट बनता है किसका नहीं बनता है, ठीक है, सेटिसाइड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे एक जनरल सा कंसेप्ट दिया हुआ है। ये जो टाइम पीरियड है कि सिविल प्रिजन आपको दी जाएगी 30 दिन के लिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, एट द इंस्टांस ऑफ द एप्लीकेंट ऑर्डर किया जाएगा जजमेंट डेटर को या कोई भी पर्सन को जो इंस्टिगेट कर रहा है उसके बिहाफ पे, उसको डिटेन किया जा सकता है 30 दिन के लिए। 30 डेज़ का टाइम पीरियड आपको याद रखना है। जो व्यक्ति रेसिस्टेंस कर रहा है, अभी आपने पढ़ा ना 97 में रेसिस्ट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो 30 दिन के लिए उसको सिविल प्रिजन में डाला जा सकता है। ठीक है, इसके बाद 99 नहीं पढ़ना है, 100 भी नहीं पढ़ना है, आप प्री में नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है, 103 आपको पढ़ना है। ऑर्डर्स टू बी ट्रीटेड एज डिक्रीज, जितने भी ऑर्डर्स पास किए जाएंगे रूल नंबर 98 और 100 में, इनको आप एज ए डिक्री ट्रीट करते हुए चलेंगे, तो एवरी डिक्रीज अपीलेबल, तो इनकी अपील लाई हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट जो रूल है वो है 106। सो 106 तो वैसे ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक तो रूल बेस्ड क्वेश्चन आता है, सेटिंग असाइड ऑर्डर्स पास्ट एक्स पार्टी।
जितने भी ऑर्डर्स एक्स पार्टी पास किए हैं उनको सेटिंग साइड किया जा सकता है। यहाँ पे सबसे अच्छा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है एप्लीकेशन जो आप लगाएंगे इस रूम में वो 30 दिन के अंदर लगाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। विद इन 30 डेज आप एप्लीकेशन लगाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ योर ऑर्डर नंबर 21। आई होप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। और जो इसके बाद के जो ऑर्डर्स हैं 22, कोशिश मेरी रहेगी कि कल मैं सारे के सारे ऑर्डर्स आपको करवा दूँ 22 से लेके आपके जितने भी टोटल ऑर्डर्स बचते हैं 20-25 ऑर्डर जो हैं, कोशिश करूँगा, ठीक है। कल शायद मैं मेरी जो क्लास होती है जुडिशरी एस्पिरेंट्स की, उसको मैं क्लास को बंद करके ऑफ करके रिकॉर्ड करके मैं सारी वीडियोस आपको कल दे दूं। कल 28 है, ताकि मैं कल वीडियोस दे दूं 28 और 29 को आप पढ़ लें। जो भी क्वेश्चंस बनते होंगे, थोड़ी भी हेल्प हो अगर हो रही होगी इन वीडियो से, तो मैं चाहूँगा कि आपकी ज़रूर हेल्प हो और आपका हरियाणा एडी का एग्जाम क्लियर हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। और आज रात को 8 बजे अपन जो हरियाणा एडी की अपना चल रहा है ना मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़, उसमें रात को 8 बजे आ जाना। साथ ही साथ 25% डिस्काउंट चल रहा है अकेडमी पे। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ करके आप डिटेल में मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं जुडिशरी एग्जाम्स की, ठीक है। ये कोड है मेरा, इसको यूज़ कीजिएगा। रात को 8 बजे मिलेंगे हरियाणा एडी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पार्ट नंबर 16 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोशिश करूँगा कुछ और वीडियोस में रिकॉर्ड करूँ, अभी मुझे वक्त मिलेगा तो डेफिनेटली, और मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आई एम ऑलवेज विथ यू। बस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। बाय, सी यू।